Hello everyone. In this video I will explain the most important topic under the Transfer of Property Act for PT point of view and especially for interview also. In interview it may be asked that what is immovable property, क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ आपको राइट्स एंड इंटरेस्ट पूछे जा सकते हैं कि क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आते हैं या नहीं. सेम क्वेश्चन आपको पीटी में भी पूछा जाता है और इसमें मैंने देखा है कि स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक लिस्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी की. बहुत सारे राइट और इंटरेस्ट ऐसे हैं जो कि इमूवेबल होते हैं और कुछ मूवेबल होते हैं. अगर आपका उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उस लिस्ट को स्टूडेंट को रटना पड़ता है. और अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपने कितना भी रटा है तो मिस्टेक के चांसेस, एरर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. आपने जो लिस्ट याद की हुई है बस आपका वहीं तक है कि आप वही क्वेश्चन कर पाएंगे. बट अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता चले कि जिसकी बेसिस पर किसी भी राइट या इंटरेस्ट को हम मूवेबल बनाते हैं या इमूवेबल बनाते हैं, तो मुझे लगता है आप ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे. क्वेश्चन देखिए, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा राइट टू फेरी, राइट टू फिशरी, राइट टू कलेक्ट एंड टू लीव, राइट टू कलेक्ट लाग, राइट टू कलेक्ट और एक्सप्लोर मिनरल्स फ्रॉम माइंस, रेवेन्यू से रिलेटेड लैंड रेवेन्यू, वर्शिप, राइट ऑफ वर्शिप. बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो मूवेबल हैं या इमूवेबल हैं. इसको लेकर काफ़ी प्रॉब्लम अराइज होती है. इसको ही मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट नाइदर द टर्म, नाइदर द इमूवेबल नॉर द मूवेबल defined under the Transfer of Property Act. Rather, under Section 3 of Transfer of Property Act, the term immovable define. Immovable term को जो define किया, actually it is not the definition of immovable property. Rather, जब आप Section 3 पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि Section 3 में ये बोला है कि immovable property does not include standing timber, growing crops or grass. इसका मतलब क्या आपको पता चला व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? नहीं, हमें ये पता चला कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी. बट व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन डिफाइंड अंडर जनरल क्लॉज एक्ट 1897 सेक्शन 3 सब क्लॉज 26, इन विच इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, इस तरीके से सेक्शन 3 में बताया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ. लैंड, उससे आने वाले जो भी बेनिफिट्स होंगे वो, और हर वो चीज़ जो अटैच्ड है अर्थ से वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी. इन तीन ये जो कैटेगरी हैं, इन तीन पर ही हमारी एग्ज़ाम की सारी लिस्ट इसी के ऊपर बेस्ड है. अगर आपने इन तीनों को समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे पीटी का. अब भूमि में, लैंड में क्या क्या इंक्लूड होगा, इसके लिए आप ध्यान रखिए एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम सरफेस, जो लैंड का सरफेस है, एंड अपार्ट फ्रॉम सरफेस, सरफेस पर एंड बिलो द सरफेस, सरफेस एंड अपार्ट फ्रॉम सरफेस, एनीथिंग बिलो द सरफेस, जो लैंड के सरफेस एरिया पर जो भी चीज़ें पाई जाएंगी वो लैंड में इंक्लूडेड होंगी. और लैंड क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है. तो एनीथिंग अपॉन द सरफेस will be considered as immovable property. Anything below the surface will be considered as immovable property. Any right, any interest attached, या तो वो सरफेस से रिलेटेड हो या सरफेस के नीचे, वो सारे लैंड माने जाएंगे. और अगर वो लैंड में आएंगे तो वो सारे क्या होंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी. अब आप इसको ऐसे समझिए, अगर आपके पीटी में क्वेश्चन आए right related to soil for the purpose of making bricks, ईंट बनाने के लिए, ब्रिक्स के पर्पस, ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए जो मिट्टी का अधिकार है वो मूवेबल है या इमूवेबल है. आपको हमेशा एक चीज़ एग्जामिन करनी है किसी भी राइट में. यू हैव टू एग्जामिन द मटेरियल थिंग.
आप वो अधिकार किस चीज पर एक्सरसाइज करेंगे। जो आप राइट आपसे एग्जाम में पूछा गया है वो राइट आप मूवेबल प्रॉपर्टी पर एक्सरसाइज करेंगे या इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एक्सरसाइज करेंगे। तो इन जनरल इमूवेबल प्रॉपर्टी एनीथिंग विच कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विल बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जनरल हो गया। बट जनरल क्लॉजेज एक्ट में हमें लैंड इसको ध्यान में रखना है, उसके सरफेस एरिया, बिलो सरफेस, उसके इंटरेस्ट, उससे रिलेटेड कोई भी है तो वो इमूवेबल राइट है। अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है, उस प्रॉपर्टी पर कोई भी राइट, कोई भी इंटरेस्ट आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी साथ में वो राइट और वो इंटरेस्ट भी इमूवेबल बन जाता है। तो राइट टू सॉइल फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिक्स, ईंट बनाने के लिए मिट्टी का अधिकार। अब बताइए मिट्टी का अधिकार कहाँ से है? ऑन द सरफेस ऑफ लैंड, है ना। एनीथिंग अपॉन द सरफेस और बिलो द सरफेस वो सभी लैंड में माना जाएगा और वो सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो आपका मिट्टी का अधिकार किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद द लैंड, सो इट इज ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब सरफेस के साथ बिलो दी सरफेस, सरफेस के नीचे जो भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। लाइक अब आपसे अगर क्वेश्चन आता है राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम माइंस। अब आप ये देखिए मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का राइट किस मटेरियल पर हम एक्सरसाइज करेंगे, किस चीज़ पर? आपको हमेशा ये एग्जामिन करना है तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम माइंस, माइन कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड माइंस क्या? इट इज बिलो द अर्थ, है ना, अर्थ के नीचे। सो ये लैंड में आएगी और लैंड में आएगी तो क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो हमेशा आप सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन करिए कि वो राइट आप किस चीज़ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर राइट और इंटरेस्ट भी इमूवेबल बन जाएगा। सरफेस पर सॉइल से रिलेटेड हो गया, बिलो दी सरफेस मतलब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, ये भी आपका इमूवेबल बन जाएगा। इसके बाद वेल, ट्यूबवेल, रिवर, लेक, पॉन्ड, कैनल, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? इमूवेबल होंगी। इसीलिए अब क्वेश्चन आता है राइट टू फेरी, नाव चलाने का अधिकार। अब आप लोग इसको देखिए, अब आप इसको कॉन्सेप्ट से अपने देखिए। नाव चलाने का अधिकार, राइट टू फेरी, आप किस चीज़ पर एक्सरसाइज करेंगे? राइट टू फेरी, व्हाट इज द मटेरियल थिंग? मटेरियल थिंग इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू फेरी या तो रिवर पर या तो लेक या पॉन्ड कहीं पर आप वो नाव को चलाएंगे तो द रिवर, लेक, पॉन्ड इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पर वो राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो द राइट टू फेरी विल ऑल्सो बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? इसके बाद एक क्वेश्चन आता है राइट टू फिशरी। आप इस लिस्ट को बना लीजिएगा, पीटी में इसी लिस्ट से ही क्वेश्चन आएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमें ये चीज़ नहीं पता होती तो हमें ये लिस्ट रटनी पड़ती है। अब आया राइट टू फिशरी, मछली पकड़ने का अधिकार, राइट टू फिशरी और राइट टू कैरी अवे फिश। जो भी आपने फिशरीज, जो भी आपने मछली पकड़ी हैं, इनको पकड़ने का अधिकार, राइट टू फिशरी, ये आप कहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे? अब आपको फिर एग्जामिन करना है व्हाट इज द मटेरियल थिंग, आइदर द रिवर, लेक, पॉन्ड। इट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो राइट टू फिशरी विल ऑल्सो बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। एनी बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, कोई भी बेनिफिट जो आपको लैंड से अराइज होता है वो सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे। देखिए यार, ध्यान रखिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब केवल हाउस, बिल्डिंग यही नहीं है, ये तो कोई कॉमन मैन भी जानता है। आप लोग के स्टूडेंट हैं तो आपको ये भी जानना है कि प्रॉपर्टी डज नॉट ओनली इंक्लूड्स द मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अंडर द jurisprudence इट ऑल्सो इंक्लूड सम इंटरेस्ट और राइट। इसीलिए ये राइट और इंटरेस्ट मूवेबल होंगे और इमूवेबल होंगे। तो एनी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसे ही राइट ऑफ वे, कई बार एग्जाम में आता है राइट ऑफ वे। अब आप फिर देखिए राइट ऑफ वे, इट इज द राइट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, सो राइट ऑफ वे विल ऑल्सो बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू फिशरी, राइट टू फेरी, राइट टू कलेक्ट
लाग फ्रॉम ट्री। अब इस पे भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, सम ट्रीज आर कंसिडर्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड सम ट्रीज आर कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। As Section 3 of Transfer of Property Act expressly mentioned that standing timber will be considered as movable property. क्या लिखा है? Movable property, immovable property does not include standing timber. मतलब अगर immovable property में standing timber नहीं है तो standing timber will be a movable property. अब standing timber ही tree, इसको आपको समझना है कि standing timber क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि ट्रीज दो तरीके के होते हैं। कुछ ट्री मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आते हैं और कुछ ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आते हैं। जब आप ये क्वेश्चन समझ लेंगे तो राइट टू कलेक्ट तेंदू लीव ये आप कर पाएंगे, राइट टू कलेक्ट लाग ये आप कर पाएंगे, मैंगो ट्री किसकी कैटेगरी में आएगा, यूकेलिप्टस किस में आएगा। ये क्वेश्चन पीटी में आते हैं और इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछे जा सकते हैं, तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, द टेस्ट फॉर एग्जामिनिंग एनी ट्री एज द मूवेबल और इमूवेबल, कोई भी ट्री मूवेबल या इमूवेबल होगा, इसके लिए दो टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द कैटेगरी, टू विच कैटेगरी दिस पर्टिकुलर ट्री इज रिलेटेड और एसोसिएटेड, एंड सेकेंड, व्हाट इज कॉमन यूज। अब इसको मैं एक्सप्लेन इजी लैंग्वेज में करती हूँ। जैसे कि अगर किसी ट्री को इस पर्पस से लगाया गया है कि जो ओनर है, ओनर की इंटेंशन उसे काटने की नहीं है। जनरली ऑल दी फ्रूट बियरिंग ट्रीज, जितने भी फ्रूट बियरिंग ट्रीज होते हैं, आम, लीची, जो जितने भी आप फ्रूट के ट्री जानते हैं, ऑल दी फ्रूट बियरिंग ट्रीज किस लिए यूज किए जाते हैं? कॉमर्शियल यूज होता है, बट कॉमर्शियल यूज के लिए जो ओनर है उसको ट्री को कट नहीं करना पड़ता है ना। हमें बस उसके फ्रूट चाहिए होते हैं, बट पेड़ आपका एज इट इज रहता है। तो अगर किसी ट्री को इस इंटेंशन से लगाया गया था कि उसका कॉमर्शियल यूज करने के लिए उस ट्री को कट नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसे ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा ट्री जिसको इस इंटेंशन से लगाया गया है, जिसका कि ट्रंक पोर्शन, मेन जो बीच वाला ट्रंक पोर्शन विल बी यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस, एंड फॉर दैट कॉमर्शियल पर्पस उस पेड़ को आपको कट करना पड़ेगा। ऐसे कौन से कॉमर्शियल पर्पसेस होते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ फर्नीचर, है ना, अपने फर्नीचर के लिए उस ट्री को यूज करना है, आपने इसलिए लगाया था। आपको वुडन वर्क, फर्नीचर, बिल्डिंग मटेरियल, बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल यूज हैं जहां पर लकड़ी का यूज होता है और उस लकड़ी के यूज के लिए उस ट्री को कट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई भी ट्री ऐसा है जिसका कि कॉमर्शियल यूज के लिए उस ट्री को कट करना पड़ेगा, देन सच ट्री विल बी कंसीडर्ड एज स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर कुछ अलग नहीं है। स्टैंडिंग टिम्बर वो ट्री है जिसका कि मेन जो ट्रंक है उसको टिम्बर की तरीके से यूज किया जाएगा वुडन पर्पस के लिए और उसको कट करना पड़ेगा। तो ऐसे ट्री विल बी कंसीडर्ड एज द मूवेबल प्रॉपर्टी और वो स्टैंडिंग टिम्बर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीशम का यूज आपके वुडन फर्नीचर के बनाने में काम आता है। सागौन, यूकेलिप्टस, शीशम और बहुत सारे, नीम का पेड़ भी। तो हर वो ट्री जिसका की यूज आपको फर्नीचर, बिल्डिंग बनाने में, वुडन वर्क के लिए किया जाएगा, वो ट्री विल बी कंसीडर्ड एज द स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है। ऑल द फ्रूट बेयरिंग ट्री जनरली विल बी कंसीडर्ड एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके कॉमर्शियल यूज के लिए काटा नहीं जाएगा। क्लियर है? तो ये आप ट्री ध्यान रखिए। अब देखिए, अगर कोई राइट इमूवेबल ट्री से एसोसिएटेड है तो वो राइट भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। अब आप बताइए, राइट टू कलेक्ट तेंदू लीव will be considered as movable property और immovable property। I think आपको क्लियर हो गया होगा। तेंदू का पेड़, तेंदू पत्ती, बीड़ी जो होती है उसका जो ऊपर का आपको पत्ती वाला जो पोर्शन दिखता है, ऊपर का सरफेस जो पत्ता जो यूज होता है वो तेंदू का पत्ता होता है। तो तेंदू का ट्री किस लिए इम्प्लांट किया जाएगा? कॉमर्शियल यूज के लिए, और उस कॉमर्शियल यूज के लिए हमें उस पेड़ को कट नहीं करना पड़ता। सो
the tendu tree will be considered as the immovable property, and any right associated with the immovable property will also be immovable property. तो tendu tree immovable property और उससे related right है right to collect tendu leaf will also be immovable property. ऐसे ही सेम है right to collect lark from a tree. एक पेड़ होता है जिससे कि लाख कलेक्ट किया जाता है, एंड दैट जो लाख का मटेरियल होता है विल बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बैंगल वगैरह बनाने के लिए लाख का यूज़ होता है. तो अब देखिए उस पेड़ को क्यों लगाया गया था, ताकि उससे लाख कलेक्ट किया जाए. तो ये भी राइट टू कलेक्ट लाख फ्रॉम लाख ट्री विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जनरली ऑल दी फ्रूट बियरिंग ट्रीज, मैंगो, लीची, जो भी कुछ एप्पल वगैरह, ऑल आर कंसिडर्ड एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि उनको कट नहीं किया जाता है. द इंटेंशन ऑफ द ओनर इज द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट और द ट्री. बट इफ दैट फ्रूट बियरिंग ट्री इज जनरली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ वुडन वर्क, बिल्डिंग, और जिसके लिए वो कट करते हैं, भाई मैंगो के ट्री को वो मैंगो के लिए नहीं बल्कि फर्नीचर के लिए यूज करते हैं, देन दैट फ्रूट बियरिंग ट्री विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द स्टैंडिंग टिम्बर, और वो मूवेबल हो जाएगा. बट जनरली इमूवेबल ही रहेगा. तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा. तो ये हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी की लिस्ट है. एनी राइट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड है. एनी राइट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. अब इसको एंड द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. दूसरा टॉपिक आप ये ध्यान रखिएगा. पहला तो हो गया लैंड, जिसमें कि सरफेस एरिया मतलब सॉइल, बिलो द सरफेस मिनरल्स वगैरह सारे इसमें आएंगे, ठीक है. बट ग्रास और स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग टिम्बर इसमें इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट होता है कट करना. देखिए स्टैंडिंग टिम्बर आपने क्यों लगाए हुए, क्योंकि आप एक टाइम के बाद उनको कट करेंगे, इसलिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी है. क्रॉप आपको पता है कोई भी फार्मर क्रॉप क्यों करता है, क्योंकि जब वो क्रॉप प्रिपेयर हो जाएगी, तैयार होगी, तो डेफिनेटली उसको कट किया जाएगा. ग्रास, मैक्सिमम जो ग्रास हैं वो एक सीजन तक ही चलती हैं, है ना. कोई ग्रास समर में, कोई विंटर में, तो वो भी परमानेंट नहीं होती हैं. इसीलिए स्टैंडिंग क्रॉप, ग्रास एंड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास विल बी कंसिडर्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी. दूसरी चीज हुई बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. ये भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं. एनी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, कोई भी बेनिफिट जो कि हमें लैंड से अराइज होता है, लाइक अब ये इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके पीटी में, और ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल राइट टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम हाउस. अब ये देखिए रेंट, इट इज़ द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है ना. हाउस से रेंट कलेक्ट करना, किसी शॉप से रेंट कलेक्ट करना. अब इसमें कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि रेंट कलेक्ट मूवेबल है और हम यहाँ से लेके वहाँ जा सकते हैं. इस सब में बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना. आपको हमेशा ये टेस्ट करना है कि ये राइट हम किस चीज़ पर, कैसे, ये बेनिफिट मुझे किसकी वजह से मिल रहा है. तो राइट टू कलेक्ट रेंट आइदर फ्रॉम द हाउस और फ्रॉम द शॉप विल बी कंसिडर्ड एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इट इज़ द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. सेकेंड, लैंड रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी. आई थिंक अब आपका क्लियर होगा. इट इज द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड. रेवेन्यू कहाँ से मिल रहा है, लैंड से मिल रहा है, तो इट इज ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी. ऐसे ही आपका राइट टू, अब देखिए मॉर्गेज डेट क्वेश्चन आता है. मॉर्गेज डेट इज द मूवेबल और इमूवेबल. अगेन मॉर्गेज डेट, मॉर्गेज किसका होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, तो मॉर्गेज डेट विल अगेन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी. राइट टू रिडेम्पशन, रिडीम करा सकता है ना, जब भाई वो डेट पे कर दिया, मॉर्गेज की जो भी डेट है अगर उसको पे कर दिया, नाउ सच पर्सन जो भी डेटर है, नाउ द डेटर कैन रिडीम. तो राइट टू रिडेम्पशन किस पर एक्सरसाइज हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो राइट टू रिडेम्पशन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी. आई थिंक ये आपके सारे राइट हैं. हाँ, एक और आता है राइट टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट. अब देखिए फॉरेस्ट से मटेरियल कलेक्ट करना. अब देखिए फॉरेस्ट क्या है, इट इज़ द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड. राइट टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट आपका इमूवेबल है. राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम फेयर और हट्स. जो हट्स और फेयर लगते हैं कहाँ पर लगते हैं, लैंड पर, ठीक है. तो और वो किस, ये क्या है, शॉप कुछ होती हैं, तो इट इज़ द सेम. राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम फेयर और हर्ट्स अगेन आपका इमूवेबल में आएगा. तो आई थिंक ये
आपका सफिशिएंट है इतना बताने के लिए कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा। फॉरेस्ट ट्री वगैरह से ट्री में हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि वो स्टैंडिंग टिम्बर में आता है या फ्रूट बियरिंग में। अगर फ्रूट बियरिंग में है तो आपका इमूवेबल में हो जाएगा, जिसको कट नहीं करना पड़ता है कॉमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक है। ऐसे ही राइट टू एंटर अपॉन लैंड, राइट टू कैरी अवे फिशेज, ये सब आपका इमूवेबल में आएगा। इसके बाद आइए राइट टू मूवेबल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका इतना काफ़ी है, एनी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, राइट टू फिशरी, राइट टू फेरी, राइट टू कलेक्ट तेंदू लीव, राइट टू कलेक्ट लाख, राइट टू एंटर अपॉन एनी लैंड, राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द माइंस, सारे आपके इमूवेबल हैं। उसके बाद एक लिस्ट आती है मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की, ये भी एग्जाम में उतनी ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप इमूवेबल का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो बाकी का जो बचा है वो मूवेबल होता है। मूवेबल को तो टीपीए में बिल्कुल ही नहीं बताया गया है, इमूवेबल को तो बताया भी गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, बट मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया है। अगेन हम इसके लिए जनरल क्लॉज एक्ट में जाते हैं, सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। इसमें भी उन्होंने यही बोला है कि इमूवेबल को छोड़कर जो भी कुछ बचा है ना, every description of property except the immovable property will be considered as the movable property। अब देखिए movable property में क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल the standing timber, growing crops and grass will be considered as the movable property। right to worship, worship का right movable होगा। इसके लिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट टू वर्शिप तो हम टेंपल में जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो इट इज़ द राइट एसोसिएटेड विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कहीं ये इमूवेबल तो नहीं है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। राइट वर्शिप का जो राइट है, राइट ऑफ वर्शिप, इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड राइट ऑफ वर्शिप इज़ गिवन टू ईच एंड एवरी सेक्शन, है ना। आप सभी को है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी को वर्शिप का राइट है। और कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि हमें वर्शिप करने के लिए टेंपल में ही जाना है, गुरुद्वारे में ही जाना है, मॉस्क में भी जाना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहीं भी बैठकर वर्शिप कर सकते हैं। इट इज़ द मैटर ऑफ फेथ ना। एग्ज़ाम से पहले हम लोग करते हैं ना, एग्ज़ाम हॉल में ही ईश्वर को याद करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है। कभी किसी के साथ कोई अनहोनी होती है और कोई हॉस्पिटल में होता है, या आप कहीं भी रहते हैं, आप ईश्वर को याद करते हैं ना, इट इज़ दी वर्शिप। आप कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी पर रहने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोगों का जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है सभी के साथ होगा, मेरे साथ भी होता था, है ना। हम जहाँ भी होते हैं हम पूरे टाइम क्या ईश्वर को याद कर रहे होते हैं। अब वो बात अलग है कि आप किस स्टेज तक पहुँचते हैं, फाइनल क्या होता है ईश्वर की जो भी इच्छा होगी उसी के अनुसार होगा। बट आप वर्शिप करने के लिए कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही वो वर्शिप आएगी, ऐसा कहीं नहीं है। तो राइट ऑफ वर्शिप इज दी मूवेबल। उसके बाद रॉयल्टी मूवेबल, डिक्री। अब आप एक चीज और याद रखिएगा, इफ एनी इंटरेस्ट बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड और इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मैंने बताया। बट अगर उस राइट और इंटरेस्ट पर आपके पास डिक्री है, भले से वो डिक्री इमूवेबल प्रॉपर्टी पर है, बट डिक्री कैन बी ट्रांसफर्ड। सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इफ इट इज द मैटर ऑफ राइट और इंटरेस्ट एसोसिएटेड विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन इट विल इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट इफ इट इज अ डिक्री ऑन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन डिक्री विल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। सपोज decree for sale of any immovable property, decree for sale of any immovable property, then it will be movable property। decree है movable property में आएगा। अगेन right to get maintenance allowance movable property में आएगा। decree for areas of rent, इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। डिक्री जहां मेंशन्ड है इट मीन्स इट इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज डिक्री कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट कैन बी ट्रांसफर्ड। सो मूवेबल प्रॉपर्टी काफ़ी इजी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन होता है कि लोगों को लगता है लाख के लीव तो हम लेके जा सकते हैं, है ना, तेंदू लीव तो हम लेके जा सकते हैं, फॉरेस्ट से मटेरियल तो हम लेके जा सकते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही आएगा। सॉइल इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। डैम, लेक, वेल, ट्यूबवेल, वेदर
नेचुरल और आर्टिफिशियल विल बी कंसिडर एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इससे रिलेटेड जितने भी राइट होंगे वो इमूवेबल होंगे। आप इसकी लिस्ट बना लीजिएगा, और ये पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ फील की है कि स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस लिस्ट को प्रिपेयर करने में, तो स्टूडेंट को इसको रटना पड़ता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये लिस्ट रटना ना पड़े, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम किसके बेसिस पर किसी प्रॉपर्टी को इमूवेबल कहते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा लैंड से, सरफेस और बिलो द सरफेस, अगर कोई बेनिफिट, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी राइट आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंड्स के थ्रू ही पता चल रहा है तो फिर वो इमूवेबल होगा, अदरवाइज नहीं। अटैच्ड टू अर्थ जो थर्ड वाला है उसमें हमारे ट्री आते हैं, और अटैच टू अर्थ आपका टीपीए में भी डिफाइन किया गया है ना, एनीथिंग रूटेड इन द अर्थ, एम्बेडेड। सो अटैच्ड, एम्बेडेड का मतलब होता है दीवार वगैरह, है ना, जो कि अर्थ में है। और एनीथिंग अटैच्ड विद सो एम्बेडेड इन दी अर्थ, लाइक आपके खिड़की हो गए, दरवाजे हो गए, शटर हो गया, है ना, विंडो, डोर्स एंड शटर्स विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी में इससे ज़्यादा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।